मनमोहनोमिक्स इन हिज ओन वर्ड्स। मनमोहन सिंह जी के बारे में अभी आप कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे, कंटिन्यूसली न्यूज़ में आ रहे हैं। एज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पास्ड अवे, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। और हम उनके बारे में कई चीज़ें जो हैं इन आफ्टर ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एंड आफ्टर ही लेफ्ट हिज ऑफिस, तो उसके बारे में कई चीज़ें गलत भी जानते हैं। तो व्हाट वर हिज रियल पर्सपेक्टिव्स बिफोर कमिंग टू पॉलिटिक्स। एज एन इकोनॉमिस्ट उनकी क्या थिंकिंग, क्या सोच थी इंडिया के डेवलपमेंट को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और कुछ इंट्रिकेट डिटेल्स यहाँ पे बताई गई हैं ऑन 5 to 6 टॉपिक्स दैट दे हैव टेकन। तो ये आज के एक्सप्लेन सेक्शन में आया है, बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। सो एज यू ऑल नो, ही एंटर्ड पॉलिटिक्स इन 1991 और उस टाइम पे ये फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, जिसके बाद में इन्होंने ट्रांजिशन किया था एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी से फिर लिबरलाइज्ड मार्केट इकोनॉमी में। और उसके बाद में जब ये प्राइम मिनिस्टर थे 2004 से 14 के बीच में, तो इनके कार्यकाल में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई थी और पॉवर्टी रिडक्शन भी हुआ था। लेकिन जो आखिरी का फेज़ था उसमें खासकर पॉलिसी पैरालिसिस हुआ था। वो किस चीज़ का रिजल्ट था? बिकॉज उनके जो कोलिशन पार्टनर्स और साथ में कांग्रेस कलीग्स थे, हर कोई अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा था एंड पीएम अपीयर टू वीक टू प्रोवाइड डायरेक्शन। तो एक प्रॉपर डायरेक्शन ना दे पाने की वजह से उस टाइम पे पॉलिसी पैरालिसिस का फेज़ माना जाता है। अब क्या है कि उनकी, हमने जैसे कहा कि उससे पहले बिफोर कमिंग टू पॉलिटिक्स उनकी क्या थिंकिंग थी, तो उनके खुद के कुछ लेक्चर्स हैं, कुछ राइटिंग्स हैं, तो जिसका जो साथ में पूरे पब्लिश किए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2019 में। ये 5 वॉल्यूम सेट है, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं, मतलब यहाँ पे राइटर ने मेंशन किए, जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है ऑन प्लानिंग वर्सेस मार्केट्स। ओके, तो जैसे आपको पता है आफ्टर इंडिपेंडेंस नेहरूवियन इकोनॉमी जो थी वो प्लानिंग के लिए थी। तो मनमोहन सिंह जी का ये मानना था कि वो पूरी तरीके से प्लानिंग के प्रोसेस के फेवर में नहीं थे और उनको गवर्नमेंट में होने वाले करप्शन का भी एक डर था, एक थ्रेट था, जिसकी वजह से वो प्लानिंग के खास फेवर में नहीं थे। तो ही एक्नॉलेज लाइजेस्फेयर, जो कि कंसेप्ट था एडम स्मिथ का, और उन्होंने कहा एडम स्मिथ का लाइजेस्फेयर के लिए इसलिए प्रेफरेंस था क्योंकि वहाँ पे भी ये कंसेप्ट लाने की एक खास वजह ये थी कि ब्रिटेन में भी वहाँ की गवर्नमेंट में भी करप्शन देखने को मिल रहा था। और उसका एक रीज़न ये था कि वहाँ पे भी मर्केंटलिस्ट इन्फ्लुएंस, यानी कि जब कैपिटलिस्ट इन्फ्लुएंस करने लगते हैं पॉलिसी मेकिंग को, तो कहीं ना कहीं करप्शन सेट्स इन। और इसी की वजह से लाइजेस्फेयर क्या होता है कि जब आप एक फ्री मार्केट अप्रोच आप रखते हैं, तो उनका यही कहना था मनमोहन सिंह जी का भी कि आप प्लानिंग करके आप केवल ये नहीं कह सकते इट इज़ नॉट अ पेनेकिया फॉर ऑल इकोनॉमिक ईल्स। ठीक है, तो पेनेकिया क्या होता है? इसका मतलब कि सारी प्रॉब्लम्स का एक यही हल नहीं है कि आप प्लानिंग करके करो। अगर कहीं ना कहीं करप्शन आ रहा है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनेस्ट नहीं है, तो प्लानिंग से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि वो बिल्कुल प्लानिंग के अगेंस्ट थे, क्योंकि उन्होंने एक और चीज़ एक्नॉलेज करी थी कि बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्री, वहाँ पे आपके पास में दोनों चीज़ें लैक करती है। ना ही आपके पास में इतना ज़्यादा सोशल कैपिटल रहता है कि आप सारे लोगों को प्रोवाइड करा सको, और ना ही वहाँ की एंटरप्रेन्योरियल क्लास जो होती है उसके अंदर इतनी प्रोपेंसिटी होती है कि वो रिस्क और अनसर्टेनिटी को पूरा बियर कर सके। तो जब दोनों चीज़ें लैक करती हैं तो अल्टीमेटली प्लानिंग ज़रूरी हो जाती है इन थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज़। ओके, और जब डेवलपमेंट होता है इनिशियल स्टेजेस में, तो कई सारी डिसकंटिन्यूटीज़ और एक्सटर्नलिटीज़ आती हैं, यानी कि बाहर से कई बार, मतलब कोई भी घटना होना, कहीं पे वॉर होना, कहीं पे इकोनॉमिक शॉक्स आना, तो ये सब एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से सोशल और प्राइवेट कॉस्ट जो होती है उसमें काफ़ी अंतर आ जाता है। तो आप पूरी तरीके से अनरेगुलेटेड मार्केट फोर्सेस पे भी नहीं रिलाई कर सकते। तो बेसिकली इन्होंने ये एक्नॉलेज किया कि प्लानिंग वॉज necessary for a third world developing country in the initial stages, लेकिन पूरी तरीके से आप प्लानिंग के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। ओके, तो ये इनका एक लेक्चर हुआ था 1986 में, जहाँ पे इन्होंने ये चीज़ कही थी। और इसलिए कहा था कि अगर आप मार्केट फोर्सेस पे बहुत ज़्यादा यदि आप रिलाय करोगे तो उससे डिस्पैरिटीज़ और ज़्यादा बढ़ेंगी। ओके,
फिर सेकंड चीज़ इन्होंने लाइसेंस परमिट राज। अब देखो ये आई रिफॉर्म्स हालांकि आफ्टर 1991 थे, लेकिन इसकी बात इन्होंने 1983 के लेक्चर में ही कही थी और कहा था कि जो प्राइवेट इंटरप्राइजेस पे बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस हैं उनको धीरे धीरे आपको घटाना चाहिए। और अगर आपको रखनी है रिस्ट्रिक्शंस, लाइसेंसिंग अगर रखनी है तो केवल कुछ सेक्टर्स में जो मैनेजेबल, एक लिस्ट हो सेक्टर्स की, और या फिर ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि क्रिटिकल इंपॉर्टेंट, यानी कि जो अब हमारा करंट सिचुएशन है, तो केवल उनके लिए लाइसेंसिंग इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। और अगर ज़रूरी है ही उनके ऊपर कंट्रोल करना, प्राइवेट एंटरप्राइजेस के ऊपर, तो इंस्टेड ऑफ कि आप उनके इन्वेस्टमेंट की चॉइसेस को भी कंट्रोल करें, यू शुड प्रोवाइड देम द गाइडेंस। तो आप उनको गाइडेंस दो, जो भी अच्छे आपको लग रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं या कुछ अच्छे कंपनीज या स्टार्टअप्स जैसे आजकल अभी उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये चीज़ उन्होंने 1983 में कही थी। और लाइसेंसिंग को एक पुअर सब्स्टिट्यूट कहा था कि अगर आप प्रमोशन करना चाह रहे हो ऐसे इन्वेस्टमेंट का, तो आप लाइसेंसिंग करके नहीं कर सकते, दैट इज़ अ पुअर सब्स्टिट्यूट, रादर स्कीम होनी चाहिए ऑफ पॉजिटिव इंसेंटिव्स। तो आप पॉजिटिव इंसेंटिव्स दो ताकि ऐसे एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप्स जो है वो आगे बढ़ सकें। ओके, जस्ट इमेजिन, मतलब उनकी थिंकिंग कितनी फार फेच थी सिंस ही इज डिलीवरिंग सच लेक्चर इन 1983। ओके, अब इनइक्वालिटी के ऊपर इन्होंने क्या कहा था और सोक द रिच पॉलिसी के ऊपर क्या कहा था। ओके, इसमें जाने से पहले आपको ये समझना होगा व्हाट आर सोक द रिच पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट इन पॉलिसीज को अपनाते हैं जब उनको जो रिच कंपनीज, रिच एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको हेविली टैक्स करना होता है। तो हेविली टैक्सेशन जब किया जाता है, बहुत एक्सेसिव चार्जेस लगाए जाते हैं, दैट सच पॉलिसीज आर कॉल्ड सोक द रिच पॉलिसीज। ओके, तो अब मनमोहन सिंह वॉज ऑल्सो कंसर्न कि अगर आप पूरी तरीके से मार्केट फोर्सेस पे रिलाय करोगे तो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ बढ़ जाएंगी, जो कि ऑलरेडी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में देखी गई थी। अगेन इन अनदर 1983 लेक्चर में ही उन्होंने कहा था एलीट मास कॉन्ट्रडिक्शंस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, एलीट मास कॉन्ट्रडिक्शंस। तो इनका कहना था कि जो एलीट और मास के बीच के कॉन्ट्राडिक्शंस, यानी कि जो फ़र्क है, जो डिस्टेंस है, देखो आप उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते हो, वो थोड़ा बहुत डिस्टेंस तो रहेगा ही, यानी कि जो बहुत रिच और बहुत पुअर हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, इसको कंस्ट्रेन करना ज़रूरी है ताकि सोशल और इकोनॉमिकल अनरेस्ट ना आए। ओके, तो इनका कहना था कि अगर मान लो बहुत अगर एलीट है, तो एलीट्स जो रहेंगे वो माइनॉरिटी में रहेंगे, उनके नंबर कम रहेंगे, राइट। तो वो अपना पावर और इन्फ्लुएंस का यूज़ कर सकते हैं कोई भी पॉलिटिकल पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। और इससे क्या होगा, जो रिसोर्सेज ऑलरेडी हमारे कंट्री के पास में स्कैर्स हैं, ऑलरेडी प्रॉपर उनका एलोकेशन नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से और ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा अगर कॉमन मैन या मासेस को अवेलेबल नहीं रहेंगे ऐसे रिसोर्सेज, तो इससे सीरियस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टेंशन्स आ सकते हैं, यानी वही फिर प्रोटेस्ट होना, और इससे प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ पे असर मिलेगा। तो वी कैन सी इन पास्ट, मतलब जितने भी अभी आप साल एक्टिव अगर आप रहे हो न्यूज़ वगैरह में, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि कई बार जब बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफिल नहीं हो पाती हैं, कई बार आप देखोगे प्राइमरी टीचर्स, कहीं पे वेज वर्कर्स, सो दीज पीपल कीप ऑन प्रोटेस्टिंग, सो इट क्रिएट्स, इनफैक्ट स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स को भी आप देखोगे दे कीप ऑन प्रोटेस्टिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्राडिक्शन सोसाइटी में बढ़ रहा है। तो ये चीज़ को इन्होंने 1983 में ही कहा था, और वही कहा कि अगर ये टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इट कैन ऑल्सो लीड टू हाइपर इन्फ्लेशन, जैसा कि लैटिन अमेरिका में उस टाइम पे हुआ था, उस तरीके का हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है। और इन्होंने ये भी कहा कि सोकिंग द रिच पॉलिसीज भी सही नहीं है अगर आप इनइक्वालिटी को एड्रेस करना चाहते हो। तो एक्चुअली में यहाँ पे इन्होंने फिर से एक बहुत ही प्यारी बात बोली थी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइजेज जो होती हैं उनका रिलेशन बहुत नाजुक होता है एक अंडर डेवलप्ड मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो अंडर डेवलप्ड ऑब्वियस ही बात है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी सोसाइटी इकोनॉमी ऐसी ही थी,
और मिक्स्ड इकोनॉमी थी, तो वहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट का रिलेशन बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस कंटिन्यूसली स्टैब्लिश करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सिंस एंटरप्रेन्योर्स आर इन स्मॉल माइनॉरिटी, तो कई बार क्या होता है कि इलेक्टोरल अपील क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट सोकिंग द रिच पॉलिसीज़ करते हैं। तो क्यों करते हैं ये, आपको सोकिंग द रिच पॉलिसी समझ में आया कि ये क्यों किया जाता है? कि कई बार जब मासेस को अपील करना होता है, एक इलेक्टोरल अपील बनानी होती है, तो पॉपुलिस्ट प्रेशर में आके इस तरीके की टैक्सेशन पॉलिसीज करते हैं। पर इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि एंटरप्रेन्योर्स फिर कई बार स्पेकुलेटर्स बन जाते हैं, यानी सट्टे वगैरह में चले जाते हैं, शॉर्ट टर्म मैक्सिमाइजर्स बन जाएंगे और वो अपना पॉलिटिकल प्रोसेसेस को मैनिपुलेट करने में ही पूरा टाइम लगे रहेंगे कि किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाए, रादर देन प्रोडक्टिव होने की जगह। अगर वो पूरा अपना ध्यान यदि प्रोडक्टिविटी में दे पाते तो इट वुड हैव बीन बेटर फॉर देम। लेकिन अगर आप हाई टैक्सेशन लगा दोगे तो उनका पूरा ध्यान इसी में ही रहेगा कि किस तरीके से पॉलिटिकल प्रोसेसेस को मैनिपुलेट किया जाए। एंड इनफैक्ट इट कैन ऑल्सो लीड टू इवेडिंग टैक्सेस, साइफनिंग ऑफ फंड्स अब्रॉड, जैसे स्विस बैंक में पैसा वगैरह रखा जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में कि एज पर मनमोहन सिंह व्यू, फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह व्यू, वाई वर सोकिंग द रिच पॉलिसीज नॉट बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट ही टॉक्ड अबाउट ओपननेस ऑफ ट्रेड। तो क्या हुआ था कि शुरू से नेहरूवियन इकोनॉमी में काफ़ी ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म था, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं होने दे रहे थे, एक्सपोर्ट भी हमारे रुक गए थे, तो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 1950 में काफ़ी कम था। तो 1962 उनकी एक थीसिस आई थी, इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ। वहाँ पे इन्होंने कहा था कि इंडिया के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है और जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो भी कम हो गई है और जो अच्छे एफिशिएंसी गेन्स हो सकते थे वो भी अब नहीं होंगे। अगर इसकी जगह इंटरनेशनल मार्केट में स्पेशलाइज किया जाता तो काफ़ी ज़्यादा गेन्स मिलते थे। तो इनका सजेशन था कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होना चाहिए, जो कि बाद में, अब आपको पता है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग की पॉलिसी हमारे पास में बहुत बाद में आई है। इनफैक्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क था वो 2015 में आया है, उसको हम इम्प्लीमेंट 2016 से कर रहे हैं, जहाँ से हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग शुरू की है। तो जस्ट इमेजिन, ये उन्होंने तब कहा था, मतलब ये इनका थीसिस 1962 का है, जब इन्होंने कहा था कि आप एक्सपोर्ट को इतना कंट्रोल करने के बजाय इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो और एक्सचेंज रेट पॉलिसीज को थोड़ा रियलिस्टिक रखो, तो फिर उसमें हमारे एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। Okay, next he talked about PSU autonomy and unions. Again this can be a separate question for UPSC, बहुत important है। तो क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हमने पिछले कुछ टाइम में देखा है कि काफ़ी इनएफिशिएंट हो गई हैं। उसके रीजंस जैसे पॉलिटिकल इंटरवेंशंस रहे हैं और इसके अलावा ट्रेड यूनियंस का रोल भी काफ़ी ज़्यादा मतलब देखा गया है कि इसने नेगेटिव असर डाला है PSU की ऑटोनॉमीज पे। ठीक है, और जिसकी वजह से मनमोहन सिंह का भी ये कहना था कि दीज आर होल्डिंग इंडिया बैक। तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पॉलिसीज अगर आप कह रहे हो कि पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट करेंगी, लेकिन आप उनको प्रॉपर ऑटोनॉमी ही नहीं दे रहे हो, दैट मीन्स यू आर नो ट्रू फ्रेंड टू द पब्लिक सेक्टर। और अगर टॉप एग्जीक्यूटिव के पास में भी अगर कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है तो वो किस तरीके से लॉन्ग टर्म व्यू कोई रख सकते हैं। तो टॉप एग्जीक्यूटिव्स के लिए इन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव्स के पास में एक तो सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसके बाद में जो PSU उसके पास में ऑटोनॉमी होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रेड यूनियन के रोल के लिए कहा कि भाई आप ट्रेड यूनियन क्या करते हैं, वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं करने देते। उनको लगता है कि अगर ज़्यादा टेक्नोलॉजी आएगी तो लोगों की जॉब्स जाएंगी, लेकिन आप जो ऑब्सोलीट यानी कि जो टेक्नोलॉजीज पुरानी हो चुकी हैं, अगर ट्रेड यूनियंस उसके ऊपर जोर डालेंगे तो इससे पब्लिक सेक्टर का जो मेन मोटिव था वो भी पूरा नहीं होगा और इनफैक्ट एम्प्लॉयमेंट का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका एम्प्लॉयज जो रहेंगे वो अंडर स्किल्ड रह जाएंगे एज कंपेयर टू बाहर की इकोनॉमी के, है ना। और पब्लिक सेक्टर का भी होने का सेंस तो यही है ना कि एक तरीके से सोशल वेलफेयर वाली बात को पूरा करना कि लोगों तक सारी चीज़ें पहुंचे। तो अगर प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा, तो वो चीज़ें क्यों पहुंचेगी। तो वही इन्होंने कहा कि अगर पीरियोडिकल
टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं होता है तो उससे अनकॉम्पिटिटिव कॉस्ट होती है, प्रॉफिटेबिलिटी घट जाती है और बाद में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा इसलिए पब्लिक पॉलिसीज कायदे से ऐसी होनी चाहिए जो कि पॉलिटिसाइज करे पूरे प्रोसेस को, जो पब्लिक सेक्टर में प्राइस फॉर्मेशन का होता है। और इसीलिए आपको प्राइस एडजस्टमेंट्स, कई बार क्या होता है कि रॉ मटेरियल्स का यदि कॉस्ट बढ़ गया है तो पब्लिक पॉलिसीज वही कि मतलब भाई फाइनल प्रोडक्ट भी अगर महंगा हो जाएगा तो लोगों के लिए महंगा हो जाएगा और लोग फिर उस चीज़ के लिए अगेंस्ट जाएंगे। तो आप क्या करते हो, आप प्राइस एडजस्टमेंट को डिले करते हो, उसको पोस्टपोन करते हो। पोस्टपोन करने से क्या होता है, पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर आपने उसको पोस्टपोन तो कर दिया तो अल्टीमेटली तो पीएसयू लॉस सफ़र करेगा और उसको आप यदि एड्रेस नहीं करोगे तो उसके पास में फंड्स नहीं रह जाएंगे फर्दर एक्सपेंशन के, तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू एंटायर लॉस। ओके, लास्ट इन्होंने एजुकेशन, हेल्थ और विमेन के लिए कहा था। तो ये इनका लेक्चर हुआ था 1983 में ही, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल में हुआ था। तो यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा बेहतर एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन की बात करी थी अगर इंडिया की प्रोडक्टिविटी हम बढ़ाना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि मास एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोगों का एटीट्यूड, एस्पिरेशन, मोटिवेशन और एबिलिटी को चेंज करने के लिए, ताकि वो न्यू स्किल्स को मास्टर कर सकें। और इन्होंने कहा कि इतने साल बाद भी 35 ईयर्स तब तक हो चुके थे इंडिपेंडेंस को, तो इनका कहना था कि इतने साल बाद भी यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन जो इट इज़ नॉट अ रियलिटी। अब देखिए, इसीलिए इनके कार्यकाल में हम देखते हैं आरटीई एक्ट भी आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आया था। दैट वाज बिकॉज इनका ये पर्सपेक्टिव बहुत पहले सा था, बिफोर कमिंग टू पॉलिटिक्स ओनली ये सारे इनके व्यूज थे। ओके, और इनका ये कहना था कि हैवी ड्रॉप आउट रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उससे ना ही कोई आपका एनरोलमेंट रेशो बढ़ रहा है, ड्रॉप आउट अलग हो रहा है। और इलिटरेट्स में भी अगर खास देखें तो विमेन का प्रपोर्शन सबसे ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि अगर विमेन इलिटरेट रह जाएगी तो प्रॉपर आप फैमिली प्लानिंग के कितने भी आप पॉलिसीज लेकर आओ वो आप प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, प्लस कई ज़्यादा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर्स को भी आप नहीं कर पाओगे जिनसे आप सिंपल हाइजीन, सिंपल सैनिटेशन मेंटेन कर सकते थे। ओके, तो अगर विमेन को एजुकेट करोगे, वो इलिटरेट नहीं रहेंगी, तो ये सारी चीज़ों की दिक्कत भी नहीं आएगी। और इसके अलावा सेम फॉर विमेन ही ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन द न्यूट्रिशन नीड्स, कि उनके लिए न्यूट्रिशन नीड्स का भी खास ख्याल रखना ज़रूरी है, खासकर फॉर द प्रेग्नेंट विमेन, नर्सिंग मदर्स एंड यंग चिल्ड्रन। तो ये इन्होंने इंडिया की प्रोडक्टिविटी के लिए कहा था। सो हिज व्यूज़ वर वेरी ब्यूटिफुल एज पर, मतलब जो मैंने जितना इनके बारे में रीड किया बिफोर कमिंग टू पॉलिटिक्स, उनके जो खुद के पर्सनल व्यूज़ थे इन हिज लेक्चर्स एंड थीसिस, सो आई रियली अप्रिशिएटेड इट एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल आर्टिकल। आप लोग चाहें तो उसको पूरा अच्छे से और रीड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।